वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक का दूसरा अध्याय जो कि भारत का भौतिक स्वरूप है उसे देखेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 देख लिया है और उनके प्रश्न उत्तर भी हमने देख लिए हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 1 नहीं देखा है और उनके प्रश्न उत्तर को भी आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आप इसे आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर जो कि भारत का भौतिक स्वरूप है, इसके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलकृतियों वाला एक देश है। आप किस प्रकार के भूभाग पर रहते हैं और यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश के हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। तो चलिए जानते हैं यहाँ कहा क्या जा रहा है। जैसे कि हमारा भारत एक विशाल देश है और यहाँ 130 करोड़ की आबादी है। आप जानते हैं कि भारत जो है उसमें अनेक प्रकार के जगह जो है वो पाई जाती है, जैसे कि अनेक प्रकार के स्थल हैं। यहाँ की पर्वतीय मैदान है और मरुस्थल है, पठार है तथा द्वीप समूह है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस स्थलों में रहते हैं आप उनके बारे में बताएं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, तो मैदानी क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि यहाँ की ज़मीनें जो है वो समतल होती है। यहाँ अधिकतर ज़मीनें कैसी मिलेंगी? समतल मिलेंगी। यहाँ पर सड़कें मिलेंगी और जो है रेलवे वगैरह जो है यहाँ उसकी सुविधा भी मिल सकती है। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, मान लीजिए कि जो लोग नेपाल वाले इलाके में रहते होंगे, वहाँ पे जो घाटियाँ हैं और वहाँ पे जो सड़कें हैं वो क्या हैं, तो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है। वहाँ पे कुछ ही जगहों पर ट्रेनें चलती हैं, समतल भूमि कम देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे खेती वगैरह जो है वो भी कम होती है। उसके बाद मरुस्थल इलाके में जो लोग रहते होंगे वहाँ का जो वातावरण होता है वो शुष्क होता है, मतलब यहाँ पर जो है ज़्यादा चीज़ों की खेती नहीं होती और पानी जो है वो काफ़ी कम होते हैं। इसी तरीके से पठार तथा द्वीप समूह भी होते हैं। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है और इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल में भूकंपों में इसे गलत साबित किया है। हिमालय उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलकृति को दर्शाती है, जिसमें कि ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां भी हैं। अब चलिए इसे हम समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ की भौतिक विभिन्नताएं जो है भारत की, वहाँ पे भूगर्भीय तौर पे जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो पृथ्वी की सतह की प्राचीनतम भाग है। लेकिन ऐसा वैज्ञानिक लोगों के द्वारा कहा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है अभी के अध्ययन में कि जब भूकंप आया था तो इस बात को गलत साबित कर दिया गया था कि भूगर्भीय और प्रायद्वीप पठार जो है वो इसकी प्राचीनतम भागें नहीं हैं। हिमालय उत्तरी मैदान जो है ये हाल में ही बनी स्थलकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत का एक अस्थिर भाग है और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है एक युवा स्थलकृति को दर्शाती है, जो कि एक नई नवेली बनी गई हैं, जिसमें कि ऊंचे शिखर, गहरी घाटी और तेज हवाएं बहने वाली नदियां भी हैं। चलिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है जो कि हिमालय के बारे में बताया जा रहा है। चलिए हम समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिमालय। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर जो है हिमालय है, हिमालय पर्वत है। उसके आधार पर इसके अगल बगल के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ के शिवालिक क्षेत्र है, नंदा देवी है, गैलागिरी, अन्नपूर्णा है, एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा है और यहाँ पे डाफलाला है। तो आप और यहाँ काराकोरम 2 है। यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पे आपको सुलेमान श्रेणी दिख रही है, यहाँ पे हिंदू कुश और यहाँ पे कुनलुन श्रेणी है। इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि ये भारत का मैप है, उसके अंतर्गत आप जो है हिमालय पर्वत के आसपास और उसके अगल बगल के पर्वतों को देख सकते हैं। चलिए अब इसे आगे समझते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ निक्षेपों से बनी, मतलब यहाँ पे जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है समतल मैदानों में। और प्रायद्वीप पठार जो है आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है। यहाँ पे जो पठार है, पठार आप जान ले किसे कहते हैं। पठार जो होता है एक पहाड़ की ही तरह होता है, लेकिन कटा हुआ होता है कुछ इस तरीके से, जिसको हम लोग टेबल लैंड भी कहते हैं। टेबल लैंड इंग्लिश में और हिंदी में हम इसे जो है पठार कहते हैं। तो ये टेबल की तरह होता है देखने में, इसलिए इसे टेबल लैंड कहा जाता है। और यहाँ पे जो है रूपांतरित सेल वाली कम ऊंची पहाड़ी और चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। यहाँ पे मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया। मतलब यहाँ पे जितने पर्वत
है उनका नाम दिया गया, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। मतलब 6 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को। अब चलिए इसके बारे में एक एक कर डिटेल में समझते हैं। हिमालय पर्वत क्या है? भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर और ब्रह्मपुत्र तक फैली गई। यहाँ पे हिमालय पर्वत के बारे में क्या बताया जा रहा है कि यह एक युवा एवं बनावट दृष्टिकोण से क्या है, वलित पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, तो पश्चिमी पूर्वी दिशा से लेकर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और यह एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। ये जो है 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण भी करती हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर के 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। आपको ये बातें जो है जीके के क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं कि इनकी किलोमीटर लंबाई कितनी में है, तो आप 2400 बता सकते हैं। और क्या करती है, ये अर्धवृत्त का निर्माण करती है। उसके अलावा जो है आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी चौड़ाई कश्मीर में क्या है, तो इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में क्या है, 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। चलिए घाटी को समझ लेते हैं, तो वो क्या होता है। ये मान लीजिए 2 पहाड़ है और उनके बीच का जो क्षेत्र हो गया, ये क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें कि 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय की भी कुछ मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ उच्च शिखर के नाम जान ले। आपको ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी ये बहुत उपयुक्त है। आपके आने वाले एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं या कभी भी आप जनरल कंपटीशन के एग्जाम में अगर बैठे तो आपको इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848। आप लोग ये बातें याद रखें। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो नेपाल के साइड में। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई क्या है, 8598, ये भी भारत में है। मकालू, ये नेपाल के साइड में है, इसकी ऊंचाई 8481 है। धौलीगिरी, ये भी नेपाल के साइड में, इसकी ऊंचाई क्या है, 8172 है। आप ये बातें याद रखिए, आपको जो है आगे के एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। उसके बाद है नंगा पर्वत, जो कि भारत में है, इसकी ऊंचाई 8126 है। अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है, जो कि इसकी ऊंचाई 8078 है। नंदा देवी भारत में है, 7817 इसकी ऊंचाई है। कॉमेट भारत में है, 7756 इसकी ऊंचाई है। नामचा बरुआ भारत में है, जिसकी ऊंचाई 7756 है। उसके बाद गरुला मंदाता नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 7728 है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है और हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह जो है श्रृंखला हमारे बर्फ से ढकी होती है और इससे बहुत ही हिमानियों का प्रवाह होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी पहाड़ या पर्वत के बारे में अगर बताया जा रहा है तो हम जानते हैं कि इसको पीक कहा जाता है, मतलब सबसे जो ऊंचा इसका कोना होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है और पहाड़ जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बना होता है, जिसका क्रोड जो है वो ग्रेनाइट से बना होता है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ हिमानियों का प्रभाव होता है, मतलब बर्फ का। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिम नदी तथा दर्रों के नाम बताइए। आप इन्हें स्वयं खोजें और कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के उन राज्यों के नाम बताएं जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थान है। जैसे कि हमने यहाँ देखा, अभी हमने बॉक्स में पढ़ा है कि कहाँ जो है ये पर्वत पाए जाते, तो आप उनका नाम जो है आसानी से बता सकते हैं देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है और इनकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर के बीच में है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित तथा मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाई गई अंश पीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बंजर और जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून जो है, जैसे कि यहाँ उनके नाम में लगा गया शहरों के नामों में, जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया और पाटली दून हो गया। आप इसे समझ सकते हैं कि दून क्या होते हैं, जो कि स्थित लंबवत घाटी होते हैं, ये दून के नाम से जानते हैं। देहरादून, कोटिल दून और पाटली दून। अब आपसे कभी भी अगर पूछा जाएगा घाटियों में दून के नाम बताए तो आप आसानी से बता सकते हैं। इन तीनों को आप याद रखें या आप दून से भी नाम याद रखें तो आपको ये तीनों के नाम आसानी से याद रहेंगे, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको भारत का एक मैप दिख रहा होगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। यहाँ पे वही है, हिमालय पर्वत है और उसके आसपास के इलाके जो हैं। यहाँ पे आपको उत्तरी मैदान दिख रहा है, इसके अगल बगल की नदी गंगा नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी, सोन नदी, उसके बाद कोसी नदी,
फिर हम नीचे अगर थोड़ा चले जाते हैं, यहाँ पे आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, यहाँ अरावली श्रेणी है, यहाँ भारतीय मरुस्थल है, यहाँ मालवा पठार है, विंध्य श्रेणी है, सतपुड़ा की श्रेणी है, महादेव पहाड़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद चलिए आ जाते हैं नीचे, यहाँ महानदी है, ये गोदावरी नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये कोकन का क्षेत्र है, और ये जो है पश्चिमी घाट है, ये अन्नामलाई अनाडीमुड़ी है, ये कावेरी नदी, ये पूर्वी है, और ये कोरामंडल तट है, यहाँ लक्षद्वीप है। आप मैप को ध्यान में रख सकते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बंगाल की खाड़ी है। चलिए यहाँ जो आपको दिया गया है ज़्यादा ब्राउन कलर से है, ये 1200 के ऊपर है, उससे हल्के कलर में 600 से 1200 है, उसके बाद 300 से 600 है, फिर 0 से 300, और ये जो है पर्वत श्रेणी है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, यह जो है भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण है। आप भी इसे 1 से 2 बार देख के आसानी से समझ सकते हैं, जो कि ये भारत के ऊंचा बच का चित्र दिया गया। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत का भी चित्र देखने को मिलेगा। ये देखिए हिमालय पर्वत है, इसी को हम पीक बोलते हैं, जो बर्फ़ से ढकी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिमी से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर भी किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं, और काली तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमालय का तिस्ता तथा दिहांग नदी असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। जैसे कि हम यहाँ समझ लें कि नदियों का निर्माण आपको पता होगा किन चीज़ों से होता है। तो नदियों का निर्माण जो बड़े बड़े हिमालय पर्वत जैसे और भी पहाड़ हैं, उन पर जो बर्फ़ जमी होती है वो गर्मी के कारण पिघलती हैं, और पिघलने के साथ ही ये क्या करती हैं, नदी का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा, सतलुज इत्यादि ये नदियाँ जो हैं। उसके अलावा काली नदी, फिर जो है बहुत सारी नदियों के यहाँ पे नाम दिए, ब्रह्मपुत्र नदी, तिस्ता नदी, ये सारी नदियों का निर्माण किससे होता है, तो यही बर्फ़ के पिघलने से होता है, जो कि पहाड़ी पर बर्फ़ होते हैं उसके द्वारा। यहाँ पे आपको दिया गया है कि हिमालय के भाग में पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक का जो है इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि कुमाऊं हिमालय क्या होता है, तो आप यहाँ इसे देखकर समझ सकते हैं कि कुमाऊं हिमालय हम किसे कहते हैं, जो सतलुज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, तो कुमाऊं हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को बनाती है। द्विहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय की एक और तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जानते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी के राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर, जो कि अपसादी सेल से बनी होती है, ये घने जंगलों से ढकी होती है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा और मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। देखिए यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है, जो कि ये मिजो की पहाड़ियाँ हैं। आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि मिजो की पहाड़ियाँ कैसी होती हैं। और यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, जिसमें कि द्विहांग महागंड गॉर्ज के बाद जो है हिमालय दक्षिण की ओर क्या करती है, एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। उसके बाद यहाँ पे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी तथा पर्वत श्रृंखलाओं में नाम से जाने जाते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर, जो कि अपसादी सेल से बनी होती हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं और अधिकतर जो है समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूपों में फैली होती है। पूर्वांचल में इसे क्या कहा जाता है, तो पटकाई, नागा और मिजो तथा मणिपुरी पहाड़ियाँ शामिल। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वांचल में क्या क्या पर्वत और श्रृंखलाओं के नाम है, तो पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के जो उत्तरी मैदान है वो कैसे हैं, तो उत्तरी मैदान में 3 प्रमुख नदी है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बनी है। यह मैदान में जलोढ़ मृदा के निर्माण से बनी है। इसके आसपास की जो नदियाँ हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा उर्वर होती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत सारे बेसिन, द्रोणी में जहाँ पे जलोढ़ों का निक्षेपण हुआ है, बेसिन यानी कि नदी के अगल बगल के क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, जलोढ़ मिट्टियों का निक्षेपण हो जाता है, जिससे कि इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। और इसका विस्तार जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है यह। और यह जो मैदान है वो 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 किलोमीटर है और 320 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजौली विश्व का सबसे बड़ा नए द्वीप है जहाँ लोगों का निवास। आपसे ये क्वेश्चन जीके के में भी पूछे जा सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित क्या है, मजौली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहाँ लोगों का बड़ी स्थल में निवास है। यहाँ पे एक उत्तरी मैदान का चित्र दिया गया, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे
कुछ लोग जो है उनके चित्रों को दिखाया जा रहा है कि यहाँ रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है और भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पे समृद्ध मृदा आवरण है, मतलब मिट्टी का काफ़ी ज़्यादा आवरण है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता है, यहाँ किसी भी प्रकार से पानी की कमी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कृषि जो है वो अच्छे से की जा सकती है। उत्तरी पर्वत से आने वाली नदियाँ निक्षेपण के कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। और ये नदियाँ अपने निचले भाग में एक गाद्र में एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है और इन धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वितरिकाएँ क्या होती हैं। जो नदियाँ क्या होती है, निचले भाग में गाद में एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में ये बढ़ जाती है। जैसे कि हम नदी में धाराएं देखते हैं तो इन धाराओं को किस नाम से जाना जाता है, वितरिकाएँ। दोआब का अर्थ क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि दोआब का अर्थ क्या होता है। दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब यानी कि पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ होता है पाँच तथा आब का अर्थ होता है पानी। जो पंजाब का अर्थ क्या हुआ, जो पांचों ओर पानी से घिरा हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, पंजाब। आपसे ये भी क्वेश्चन जीके में पूछे जा सकते हैं कि दोआब और पंजाब के बारे में बताएं, तो आप आसानी से इसे समझकर बता सकते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेल में और चेनाब रावी से ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसके पश्चिम भाग में विशेषकर असम में स्थित है। चलिए इसे हम समझने का पहले प्रयास करते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। तो उत्तरी मैदान में मोटे तौर पर इसे 3 उपवर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। उसके बाद सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है अभी पाकिस्तान में चला गया। इसके पीछे कारण क्या है कि पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा, इतिहास में इसे आपने पढ़ा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमारी प्राचीन सभ्यता थी और सबसे पहली नगरी सभ्यता भी यही थी, जहाँ पे सिंधु नदी के समीप जो है लोग बहुत ज़्यादा खेती वगैरह किया करते थे, जो कि आज वो पाकिस्तान के रूप मतलब पाकिस्तान में स्थित है यह नदी। इस मैदान में इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गंगा के मैदान का विस्तार जो है घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच हुआ है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इस ऊंचाई में की विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नदियाँ पर्वतों से जो है नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भांभर के नाम से जानते हैं और सभी सरिताएं जो हैं इस भाबर, सरिताएं यानी कि नदियाँ इस भाबर में पट्टी में विलुप्त हो जाती है और इस पट्टी के दक्षिण सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन प्राणियों से भरा घने जंगलों का एक क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुबधा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में हुआ है। यह जो उत्तरी मैदान के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों के बारे में हम जान लें कि यहाँ ऊंचा बच में किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में यह की जाती है। यह सही नहीं है। स्थिर विस्तृत मैदानों में भौगोलिक आकृतियों में विविधता होती है और यहाँ की जो आकृतियाँ हैं वो नदीय पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर से उतरते समय शिवालिक की ढाल से यह चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। बहुत सारी नदियाँ जो हैं वो पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं, धीरे धीरे जाकर एक साथ मिल जाती हैं, जो कि पट्टी के पश्चिम में सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकलती हैं अलग अलग स्थानों पर एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे तराई कहते हैं। जो दलदली क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, तराई। आपसे ये पूछ सकता है कि तराई हम किसे कहते हैं, तो जो नदियाँ नम एवं क्या करती हैं, दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, इसे हम तराई कहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान से शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए यहाँ के जंगलों को काटा गया, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वहाँ पे जंगल काट दिया गया और इस क्षेत्र में दुबधा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति भी ज्ञात की जा सकती है। आप भी इसे खोजें कि दुबधा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ स्थित है और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग जो है वो पुराने जलोढ़ पर बना, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टियों पर। वे नदियों को बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र की मुद्रा में चूनेदार निक्षेपण पाया जाता है, जिससे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। अब तो बखूबी जानते होंगे कि कंकर किसे कहा जाता है, जो मोटे मोटे छोटे पत्थर होते हैं उन्हें।
यहाँ बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा निक्षेपणों को खादर कहा जाता है। जो बाढ़ वाले इलाका होते हैं वहाँ युवा जो निक्षेप होते हैं नए, उनको खादर कहते हैं। इस लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। चलिए अब इसे समझते हैं कि युवा निक्षेपण क्या होता है और खादर किसे कहते हैं। जैसे कि कभी भी अगर बाढ़ वगैरह आ जाता है तो बाढ़ जाने के बाद अपने जाते के साथ वो कहीं कहीं मिट्टी भी छोड़ जाता है, जलोढ़ की नई जलोढ़ मिट्टी को, जिसे हम युवा निक्षेपण करते हैं, मतलब नई, और जिसे खादर कहा जाता है। और ये उपजाऊ होते हैं और इसमें खेती जो है बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। चलिए प्रायद्वीप पठार के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। प्रायद्वीप पठार जो है एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो कि पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है, जो कि यहाँ पे यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप का पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ जो हैं चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार के इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बंगेलखंड के नाम से जानते हैं, और इस तरह के पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा प्रवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शा। जैसे कि यहाँ पे हम पठार के बारे में जान रहे थे कि पठार क्या होते हैं, वही जैसे कि इस तरीके का होता है। पठार होता है पहाड़ की तरह, लेकिन जब ये बीचों बीच से कट जाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपसे बताया भी गया है कि पठार जो पूर्वी विस्तार को हम किस नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। प्रायद्वीप पठार के बारे में हमने क्या जाना कि यह एक मेज की आकृति वाला होता है, वो जिसे टेबल लैंड कहते हैं। यह कैसे बना होता है, किन चीज़ों से, तो क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना होता है। यह जो है गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह से बना होता है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठार भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ हैं, गोलाकार भी घाटियाँ हैं। यहाँ पठार जो मुख्य भाग है यह मध्य उच्च भूमि है और दक्कन का पठार है। नर्मदा के मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार, नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप का पठार का वह भाग जो मालवा के पठार में अधिकतर भागों में फैल जाता है। मध्य भूमि या उच्च भूमि के नाम से यह जानी जाती है, और विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से यह घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे ये राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में जाकर मिल जाती है। और इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम, जो कि उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीप पठार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो इसका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जब महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाले श्रृंखला इसकी पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र तथा इन पर पहाड़ी श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार जो है पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला। इस पठार का एक भाग जो है उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यह एक भ्रंश छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम में पूर्व की ओर से तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं क्या है, गारो, खासी तथा जयंतिया। दक्षिण के पठार में पूर्वी एवं पश्चिम सिरे से क्रमशः पूर्वी पश्चिम घाटी स्थित है। पश्चिम घाटी पश्चिमी तट के समानांतर में स्थित है। वे सतत रूप से उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट जो है वो क्या है, तो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, और पूर्वी घाट के अंदर जो है 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 16 मीटर है, 1600 मीटर। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी में दक्षिण नीलगिरी है, और पूर्वी घाट का विस्तार जो है सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को इन्होंने काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानों में नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाटी की ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे कि अनाई मुड़ी, इसकी ऊंचाई कितनी है 2695, तथा डोडा बेटा इसकी ऊंचाई 2633 मीटर। और पूर्वी घाट जो कि सबसे ऊंचा है, इसको शिखर महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेरावे तथा जावेडी की पहाड़ियाँ हैं। उसके अलावा जो है उडमंगलम, जिसे ऊटी के नाम से जानते हैं, ये आपको पूछ सकता है कि उडमंगलम किसे कहा गया है, तो ऊटी को, तथा कोडकई नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगर में स्थित है, जो कि मानचित्र में हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता है, यहाँ पाई जाने वाली जो काली मिट्टी होती है
उसे दक्कन ट्रैम्प के नाम से जाना जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी जो है प्रायद्वीप पठार में किस नाम से जानी जाती है, तो दक्कन ट्रैम्प। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। हम पहले भी जानते हैं कि काली मिट्टी कैसे बनती है, तो ज्वालामुखी के फटने से जो लावा ठंडा हो जाता है उससे यह मिट्टी बनती है, इसलिए इसे आग्नेय बोला जाता है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ जिसमें काली मिट्टी का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीप पठार के पश्चिम एवं उत्तरी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। अब चलिए आगे जानते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल है, जो कि यह बालू के टिब्बों से ढका तरगति मैदान है। यह सूखा स्थान है। यहाँ पे पानी जो है वो कम, मतलब वर्षा जो होती है यहाँ पे कम बरसती है, और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो है मात्र 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह शुष्क जलवायु के क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं भी हमें दिखती हैं और उसके बाद जो है वे बालू में विलीन हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ नदियाँ जरूर दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे शुष्क मौसम के कारण ये जो है सूख जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ पर एक ही नदी बहती है जिसे लूनी कहा गया है, यहाँ की सबसे बड़ी नदी। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है जो कि सबसे बड़ी है, तो लूनी नदी। बरकाना अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार का बहुत अधिक क्षेत्र होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता में पाए जाते हैं। यहाँ पे बरकान जो कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला है, जो कि यह आपको बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, और यह कहाँ देखे जाएंगे, तो यह भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप देखे जा सकते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएंगे तो बरकाना के समूह को आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे भारतीय मरुस्थल का चित्र दिया हुआ है जो कि कितना बड़ा है। यहाँ पे कुछ औरतें हैं जो कि पानी ले जा रही है, इसे भारतीय मरुस्थल कहा गया है। चलिए तो आप अभी से समाप्त करते हैं। यह वीडियो का पहला पार्ट था। अब हम इसे अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।